दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है हिंदी और हिंदी की ये है रिवीजन नंबर 1, जिसमें हम करने वाले हैं क्षितिज भाग 1 का गद्य खंड। यानी गद्य खंड से आपके जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर हम इसमें करेंगे। आप लोग को सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और उसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 3 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा, जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। यहाँ पे बैलों का और इंसान के प्रति जो संबंध होता है उसको दर्शाया गया है। कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कांजी हौस क्या होता है। तो कांजी हौस क्या होता है? पशुओं की जेल होती है, जहाँ पे पशुओं को बंद करके रखा जाता है। कौन से पशुओं को? जो किसी और के खेतों में घुस जाते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं, तो उनको उठा के कांजी हौस में बंद कर देते हैं और उनकी देखभाल के लिए वहाँ पे सुरक्षा के लिए लोग रखे जाते हैं जो उनकी हाजिरी लेते हैं, जिससे ये पता चले कि कोई जेल तोड़कर भाग तो नहीं गया या कोई यहाँ से निकल तो नहीं गया। इसलिए उनकी काउंटिंग के लिए उनकी हाजिरी यानी अटेंडेंस ली जाती है। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो देखिए, जो छोटी बच्ची थी वो किसके घर पे थी? गया के घर पे थी। और जो झूरी था वो बैलों का मालिक था। तो जब उसका साला यानी कि जो गया है, जब लेके चला जाता है, बैलों पे अत्याचार करता है, तो छोटी बच्ची को देखकर उनके प्रति प्रेम उमड़ आता है। तो कैसे लिखना है? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, उस पर अत्याचार करती थी, और यही स्थिति किसके साथ थी? बैलों के साथ थी। बैलों को गया ले जाता, खेतों में दिन भर काम करवाता, मारता पीटता और खाने में उन्हें क्या? सूखी घास दे देता। तो ये सब देखकर बच्ची जो थी उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आता है। गधे को बुद्धिमान क्यों माना जाता है? गधे को बुद्धिमान जानवर माना जाता है क्योंकि वे कभी किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। उसे चाहे मारो या सड़ी हुई खराब घास खिलाओ, वो कभी भी क्रोध नहीं करता है। अगला प्रश्न है, दोनों बैलों का किसने और किस प्रकार अपमान किया? उसने क्यों ऐसा किया? तो दोनों बैलों का अपमान गया ने किया था। गया कौन था? झूरी का साला। अपने घर ले जाकर गया ने उन्हें मोटी रस्सियों से बांध दिया और सूखा भूसा घास उन्हें खाने के लिए दे दिया। ठीक है, और ऐसा उसने क्यों किया था? बैलों को सबक सिखाने के लिए किया था। ऋषि मुनियों तथा गधों को क्या समानता देखी गई है? क्यों कहा जाता है कि ऋषि मुनि और गधे एक समान हैं? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋषि मुनि तथा गधे दोनों में उन दोनों का स्वभाव कैसा होता है? सरल और सहनशील, यानी कितना भी अत्याचार करो वो बोलेंगे नहीं। अगला प्रश्न जो है, अगर आपको पूरी कहानी पता है तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य की आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध को बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं। देखिए, जो भारत देश है वो कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ पे अधिकतर 70% जनसंख्या क्या करती है? किसान है, खेती करती है। और जो किसान होते हैं वो अपने पशुओं को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। पशु भी अपना प्रेम अपने मालिक के प्रति दर्शाते हैं। तो इसी को पाठ के आधार पे आपको बताना है कि झूरी हीरा मोती को बच्ची की तरह स्नेह करता था, अपने बच्चों की तरह मानता था, तभी वो उसको इतना मानते थे कि कहीं पे भी जाके अपने मालिक के पास भाग आते थे। ठीक है, और आंखों से दूर नहीं करता था। अगर उन्हें वो कुछ भी खाने को देता तो हीरा मोती जो थे प्रेम से उसे खाते थे और हमेशा अपने मालिक से का जो भी उसका इशारा भी समझ जाते थे। तो यही रिश्ता होता है किसान और पशुओं का। हीरा और मोती बैल आपस में किस प्रकार बात करते थे? तो ये आपको देना है। हीरा और मोती बैल आमने सामने या आसपास बैठकर एक दूसरे से मूक भाषा में बात करते थे, यानी इशारों में या फिर जो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है उसमें वो बात करते थे। लेखक ने गधे का छोटा भाई किसे और क्यों कहा है? लेखक ने गधे का छोटा भाई बैल को कहा है क्योंकि मूर्खता और सहनशीलता का गुण उसमें गधे से कम है। ठीक है, बैल भी गधे की तरह ही सीधा और सहनशील होता है, लेकिन कभी कभी असंतुष्ट होने पर क्रोधित होकर आक्रोश व्यक्त करता है और हमला भी कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झूरी के ससुराल से भागने पर बैलों के साथ उसने कैसा व्यवहार किया? जब दोनों बैल झूरी के ससुराल से भागकर वापस अपने मालिक के पास आए तो उसने बहुत ही प्यार से उन्हें गले लगा लिया। उनके मन जो झूरी था उसके मन में अपने बैलों के प्रति बहुत स्नेह था और स्नेह को देखकर वो गदगद हो गया और
प्रामलिंगन यानी प्रेमलिंगन किया, यानी उन्हें गले से लगा लिया। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल आए हैं। तो नीति विषयक मूल मतलब किस चीज़ को दिखाना चाहता है जो राइटर है। विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए, आज़ादी के लिए हमेशा संघर्षशील रहना चाहिए कि अपनी आज़ादी के लिए प्रयास करना चाहिए, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही चीज़ वो बैलों के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती हीरा मोती में बहुत गहरी दोस्ती थी। तो हीरा मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ हमें प्रसंग या के माध्यम से पता चलता है। क्या? सबसे पहली बात तो दोनों थे कि एक दूसरे से मूक भाषा में बात करते थे, एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट। जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को चाटते हैं। चाहे आपने कुत्तों को देखा होगा, बिल्ली देखा होगा, उनके बच्चों को देखा होगा, वो उनका तरीका होता है बात करने का और प्रेम प्रकट करने का। जब वो दोनों बैल या गाड़ी को उठाते थे तो कोशिश करते थे कि भार अपनी तरफ ज़्यादा ले लें। क्यों? दूसरे पे ना आए, क्योंकि दूसरे से प्रेम करते थे वो। नाद में जब भी कुछ खाना होता था, सूखी घास भी हो तो अगर एक खाता था तो दूसरा खाता था, एक मुंह निकालता था तो दूसरा भी निकाल लेता था। जब कुछ लोग खेत में उन्हें पकड़ लेते हैं, ठीक है, और एक को भागने का मौका होता है, फिर भी वो वापस आ जाता है। क्यों? अपने दोस्त के लिए। कांजी हौस की दीवार की टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद मोती भी उसे छोड़कर नहीं गया। तो ये सब क्या दिखाता है, उनकी दोस्ती के को ही दिखाता है। ठोडला के पहले के आखिरी गांव, अब ये आपका चैप्टर शुरू हो जाता है 2 जो है लहासा की ओर, ठीक है। उसमें आपको बोला है कि ठोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि जब वो अगली बार जाता है तो उसको नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पे जो लेखक है, जो राहुल लेखक है, वो बताते हैं किस प्रकार वो तिब्बत की यात्रा पे जाते हैं। पहले बार उनके साथ उनका दोस्त होता है जिसका नाम सुमिति होता है, तो वो पूरा अपना यात्रा वृतांत बताते हैं, कैसे कैसे उनने यात्रा की। फिर बताते हैं क्या वहाँ की विशेषता थी। तो लेखक का जो मित्र था वो कौन था? सुमिति, उनका फ्रेंड था जिसकी जान पहचान थी। तो वहाँ पे वो भिखमंगे के वेश में, वो कहते हैं ना बौद्ध भिक्षु के वेश में तब यात्रा कर सकते थे, तो वो उनकी पहचान थी, इस कारण उन्हें जगह मिल जाती है। लेकिन जब वो वही अगली बार जाते हैं तो अच्छे कपड़ों में भद्र यात्री होने के बावजूद भी उन्हें एक झोपड़े में रुकना पड़ता है, ठीक है। तो ये दिखाया है पहचान और में का क्या असर होता है। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। हथियार का कानून मतलब कि अभी जैसे कानून है कि आपको अगर कोई हथियार रखना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो इस तरीके का कोई कानून नहीं होता था, कोई भी हथियार रख सकता था। उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून ना होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे, मतलब हथियार ऐसे हो गया बिल्कुल कैजुअल हो गया था, ठीक है, सबके पास होता था। और डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ भी है या नहीं है। इस तरह हमेशा जान की जोखिम रहती थी। मतलब डाकू ये नहीं करते थे कि पहले हमें दो, पहले मार देते थे तब उन्हें लूटते थे, क्योंकि जो लोग होते थे उनके पास भी हथियार होते थे और डाकुओं के पास भी हथियार होते थे। अगला है लेखक लटकोर के मार्ग पर अपने यात्रियों से पीछा क्यों रह गए या पिछड़ क्यों गए। तो वो पिछड़ गए थे, 2 कारण थे। एक तो उनका घोड़ा था बहुत सुस्त था या उनका घोड़ा धीमे चल रहा था, और दूसरा वो 1 मील भटक कर गलत चले गए थे, इसलिए वो पीछे रह गए थे। लेखक ने शेखर विहार में सुमिति को उसके यजमानों के पास जाने को रोका, परंतु दूसरी बार क्यों नहीं रोका? क्योंकि दूसरी बार वो जो मंदिर में गए होते हैं वहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिपियाँ होती है, वो किताबें होती है, वो पढ़ने में इतना मगन होते हैं कि वो सुमिति को नहीं रोकते हैं और वो उन्हें जाने देते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे इसी पार्ट से लहासा की ओर से, तो वो है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यानी कौन कौन से चैलेंजेस प्रॉब्लम थे। तो उस समय यात्रियों को तिब्बत की अनुमति नहीं होती थी यात्रा करने की, इसलिए उन्हें कैसे भेष में जाना पड़ा? भिखमंगे के, यानी भिखारी के रूप में यात्रा करनी पड़ी। चोरी के डर के कारण भिखमंगे को वहीं के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। वहाँ के जो लोग थे ऐसा लगता था कि चोरी की वजह से इस कारण उन्हें ये सब सहना पड़ा। इसके अलावा डांडा ठोडला जैसी खतरनाक जगह पर उन्हें काफ़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी, ऊंचाइयों पे चढ़ना पड़ा।
और लड़कों रास्ते में वो एक टाइम के लिए अपने साथियों से बिछड़ भी गए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थी जो उनको फेस करनी पड़ी। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तो तिब्बती समाज कैसा था उस समय, तो वहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है लेखक ने कि कोई जाति पाति, छुआछूत, औरतों का जो पर्दा करना, ये सब जो कुरीतियाँ हैं ना, ये सब नहीं देखी जाती। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉइंट लेखक ने बताया है। नेपाल तिब्बत मार्ग किस किस काम आता है। तो नेपाल तिब्बत मार्ग हमारा व्यापारिक मार्ग होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी है, साथ ही यह आम आवागमन का भी मार्ग था। इसके बाद अगला है कि नेपाल तिब्बत मार्ग पर फौजी चौकियां और किले क्यों बने हुए हैं। फौजी चौकियां और किले क्यों बने हैं। नेपाल तिब्बत मार्ग पर अनेक फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं क्योंकि पहले कभी ये सैनिक मार्ग था, इसलिए इसमें चीनी सैनिक रहा करते थे। आजकल इन किलों का उपयोग किसान करते हैं। इसके बाद तिब्बत के डांडे खतरनाक क्यों हैं। तिब्बत के डांडे खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि वो 16-17 फीट ऊंचाई पर स्थित हैं, जहां दूर दराज तक कोई गांव नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो डाकू होते हैं उनके छुपने की सबसे अच्छी जगह होती थी और डाकू वहाँ पे छुप के रहते थे। डांडे डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह क्यों है। तो क्यों है, क्योंकि वही चीज़ आप बोलोगे कि ये जो है 16-17 फीट ऊंचाई पे है, इतनी पहाड़ पे लोग जा नहीं सकते, तो इसलिए ये उनके लिए सुरक्षित जगह होती थी। तिब्बत में डाकू आदमियों को लूटने से पहले मार क्यों देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कानून नहीं था, कोई हथियार का कानून नहीं था, इसलिए वो पहले मारते थे तब लूटते थे, इसलिए हमेशा जान का खतरा बना रहता था। किस घटना ने, अगला प्रश्न है सांवले सपनों की याद, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो बचपन में जब वो अपने मामा के यहाँ जाते हैं तो क्या होता है कि उनके हाथ से एक गौरैया का शिकार हो जाता है और शिकार की जानकारी मांगने पर मामा उन्हें भेजते हैं कहाँ पे, हिस्ट्री सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और फिर इसी कारण से उनका पूरा जीवन परिवर्तित होता है और वो एक पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी बन जाते हैं। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन खतरों को रखा था जिसके कारण उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री उस वक्त थे, चरण सिंह थे। उस समय केरल के रेगिस्तान हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था और ये बातें जब रखी थी तो प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी। इसके अलावा लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने क्यों कहा था कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला हुआ था कि उनके बारे में किसी से भी कुछ भी छुपा नहीं था, इसलिए वो कहती हैं कि गौरैया भी ज़्यादा जानती है। इसके बाद आज से स्पष्ट करना है, आज से स्पष्ट मतलब लाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। वो लॉरेंस की तरह नैष्किक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो इसमें क्या बताना है आपको, लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था, प्रकृति के प्रति उनका मन कैसा था, जिज्ञासा थी, इसलिए उनका व्यक्तित्व लॉरेंस की तरह कैसा बोला, सुलझा तथा सरल था। कोई अपने जिस्म का हरारत, दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाता चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों में गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता, मतलब आप कितनी भी कोशिश कर ले कोई मरे हुए को वापस जीवित नहीं कर सकता। अगला है कि सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की वजह एक सागर है। तो ये क्यों कहा है, टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है। टापू मतलब क्या होता है, इस तरीके से एक बंधन का प्रतीक है और यहाँ पे जो सलीम अली है उनको किसी सीमा में बांधने की बात नहीं कही जा रही है। इसलिए सलीम अली दूरबीन का प्रयोग क्यों करते थे, क्योंकि वो जहाँ जाते थे वो दूर दूर तक पक्षियों को और प्रकृति को देखना चाहते थे, इसलिए उनके पास हमेशा दूरबीन हुआ करती थी। इसके बाद बोला है कि तहमीना कौन थी। तो तहमीना जो थी वो सलीम अली की सहपाठिन थी। बाद में सलीम अली के जीवन में संगनी बनी, यानी उनसे शादी हो जाती है और सलीम अली के लिए प्राकृतिक खूबसूरती और रहस्यों से भरी हुई खुशहाल नज़र आती थी। प्रकृति के
और जो तहलीमा थी वो भी सलीम अली का सपोर्ट करती थी। सलीम अली और D.H. लॉरेंस में क्या समानता है, तो यहाँ आपको दोनों को कंपेयर करके बताना है। सलीम अली जाने माने प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी विज्ञानी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों की खोजबीन और सुरक्षा में निकाल दिया था। वहीं अंग्रेजों के प्रसिद्ध साहित्यकार D.H. लॉरेंस भी पक्षी प्रकृति प्रेमी थे। तो ये चीज़ आपको बतानी है। अगला है, यमुना नदी का सांवला पानी कृष्ण से जुड़ी किन घटनाओं की याद दिला देता है। यमुना नदी का सांवला पानी याद दिलाता है कि वहीं बालक कृष्ण ने कलिया मर्दन किया था। कदम्ब के पेड़ के नीचे वे अपना ग्वाल मित्रों के साथ खेलते थे, गोपियों के साथ रास रचाते थे। तो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। लॉरेंस के बारे में कौन अधिक जानता था, तो लॉरेंस के बारे में उनके छत पर बैठी जो गौरैया थी वो भी अधिक जानती थी। इसका कारण क्यों है, क्योंकि बहुत ही वो खुले विचारों के थे। अगला है कि सांवले सपनों की याद में लेखक मनुष्य की किस क्रियाकलाप की उसको भूल कह रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जो हम इतने ज़्यादा बिजी हैं अपने काम में, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर, कि हम जो प्रकृति की सुंदरता है, प्रकृति की ओर एक तरफ देखते भी नहीं है कि जो नेचर है, कितने सुंदर पेड़ है, नदी, हम प्रकृति और पक्षी की जो सुंदरता है उसको भूल चुके हैं। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चन। आपको बस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इन क्वेश्चन आंसर को एक बार रीड कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम काव्य खंड करेंगे, कविताएं करेंगे, कृतिका करेंगे और फिर ग्रामर करेंगे। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, खबरी पे ज्वाइन करना है टेलीग्राम। बाय बाय।